learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Children, today we are going to study the further chapter Resources and Development, that is part 3 of this chapter. So children, let's begin. And before starting with the chapter, do not forget to like my channel, share my channel and subscribe my channel. चिल्ड्रेन, जो भी आपके 9th-10th फ्रेंड्स हैं, आप चाहते हैं कि वो भी इन वीडियोस के थ्रू पढ़ें और वो भी अच्छा स्कोर करें, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Now children, today we have to study with a new resource that is also a natural resource, land resources. Children, by the name it is clear, land is a very important resource. क्योंकि लैंड ही है जो बाकी सारी चीजों को सपोर्ट करती है और रिसोर्सेस को सपोर्ट करती है. नाउ इमेजिन अगर लैंड नहीं होती तो क्या होता. आप ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सारी चीजें व्हाटएवर यू आर डूइंग दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू लैंड. सो चिल्ड्रन, लैंड एक ऐसा नेचुरल एसेट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे सारे लाइफ सिस्टम को लैंड ही सपोर्ट करता है. आप ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, ये कहाँ बनी हुई है? सारी लैंड पर बनी हुई है. फॉरेस्ट कहाँ है? हवा में तो है नहीं, इट इज ऑन लैंड. सो इट इज प्रूव्ड नाउ दैट लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. चिल्ड्रन, लैंड एक ऐसी चीज है जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा, फाउना, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सारे सिस्टम को सपोर्ट करती है. एंड चिल्ड्रन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द थर्ड पॉइंट, लैंड इज अ फाइनाइट एसेट. फाइनाइट मीन्स लिमिटेड. जितना लैंड हमारे पास पूरे वर्ल्ड में, यहां हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे दुनिया में जितनी भी लैंड है हम उसकी बात कर रहे हैं. ये फाइनाइट है, ये तय है कि इतनी लैंड हमारे पास है, ये बढ़ती नहीं है. तो चिल्ड्रन, जितनी भी हमारे पास लैंड है उसको हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूज करना पड़ता है. It is very important to have a proper and careful planning for using the land. Children, अब हम बात करेंगे कि इंडिया की, अभी तो हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे थे, सब जगह की बात कर रहे थे कि लैंड जो है वो फाइनाइट है, लिमिटेड है, बढ़ती नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है कि हम इसको यूज करते जाएंगे, बढ़ती जाएगी. अनलिमिटेड, लिमिटेड है और हमें बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है. अब हम बात करेंगे इंडिया की कि इंडिया में जो लैंड है वो किस रिलीफ फीचर्स में बटी हुई है. क्या रिलीफ फीचर्स है इंडिया के? व्हाट आर द रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया? सो चिल्ड्रन, अब हमको पढ़ना है इंडिया के रिलीफ फीचर्स के बारे में. सो चिल्ड्रन, रिलीफ फीचर्स क्या है? प्लेन्स, प्लेटोज, माउंटेन्स. अब इसको हम एक बहुत अच्छी ट्रिक से याद करेंगे, इसके परसेंटेजेस, कि ये किस परसेंट में प्लेटो अवेलेबल है, कितना परसेंट में प्लेन अवेलेबल है, कितना परसेंट में माउंटेन्स अवेलेबल है. So children, we will study with a trick. So children, you have to learn the name PMP. You are living in MP, so MP that one, and P you have to repeat also. PMP. P stands for plateaus, M stands for mountains, and again P stands for plains. So this is a trick to learn the relief features. PMP, plateaus, mountains, plains. Now children, we have to learn its percentage. So we have to go through the counting. 2, 3, 4. हमने ये लिखा 2, 3, 4. Now हम यहाँ पर रुके थे, इससे पहले हमने कौन सा डिजिट लिखा था? 3. You have to write 3. अब हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है. 4 plus 3 is equals to 7. And now here comes 0, 3 minus 3, 0. So here you come with all the percentage of plateau, mountains and plains. Once again I will repeat it. You have to write 2, 3 and 4. Now you have stopped here. अभी इससे पहले हमने कौन सा वर्ड लिखा था?
3। अब हमको एंटी क्लॉकवाइज आना है। 3 करा, 4 + 3 comes 7 and then 3 - 3 comes 0। अब आप ये परसेंटेज कभी नहीं भूलेंगे। दैट इज 27% ऑफ प्लाटोस, 30% ऑफ माउंटेन्स and 43% of plains। So children, अब आपको इसको भूलना नहीं है, यहां आपका MCQ बन सकता है। So here goes the trick which I have told you to learn this particular question for your MCQ. Now children, अब हम बात करते हैं प्लेन्स की कि प्लेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन, जहां पर भी आप रह रहे हो, लर्नर्स आप देखो जमीन पे रह रहे हो, प्लेन्स पे रह रहे हो, आसपास आप देखो ट्रांसपोर्टेशन भी पॉसिबल है, कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, इंश्योरेंस सेक्टर भी पॉसिबल है, बैंकिंग सेक्टर भी पॉसिबल है। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर यही सारी चीजें माउंटेन, क्या माउंटेन पे ये सर्वाइवल पॉसिबल होता? नो, नॉट एट ऑल। सो यू पीपल आर लिविंग ऑन प्लेन्स। अब प्लेन्स पे हर चीज पॉसिबल है, एग्रीकल्चर भी पॉसिबल है, आपकी इंडस्ट्रीज भी सेटअप होती है, कंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है, रोड्स भी प्लेन्स पे बनी हुई है, and infrastructure. In my previous video, I have explained you what is infrastructure. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। Go through the video and understand the part 2 and then come back to the part 3. You will come to know the meaning of infrastructure. Now children, mountains. माउंटेन्स, इनको भी कम मत समझो, ये भी पीछे नहीं है। माउंटेन भी हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट है जितने की प्लेन्स है। व्हाई? क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में हम घूमने जाते हैं, हमको एक प्लेस चाहिए होती है, तो माउंटेन्स एक ऐसी प्लेस निकल के आती है जो टूरिज्म के लिए है। ग्लेशियर्स, दे आर अ रिच सोर्स ऑफ ग्लेशियर्स। इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलते हैं चिल्ड्रन। हमारे लिए इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत जरूरी है। And the most important, they also provide us with forest. Now children, plateaus. जितना plains important है, उतना ही mountains important है, और उतना ही plateaus भी important है। Why is it so? क्योंकि हमको जितने minerals मिलते हैं, प्लाटोस, आप इंडियन पेनिनसुलर देखिए, पूरा प्लाटोस से कवर है। वहां पर आपको मिनरल्स भी वहां से मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी वहां से है, आपके फॉरेस्ट भी इवन वहां पर होते हैं। कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि मैम प्लाटोस क्या होते हैं। सो हियर इज एन एग्जांपल। आप मूवीज देखते हैं तो आपने बाहुबली मूवी भी देखी होगी। उस मूवी में इफ यू रिमेम्बर, एक जो पर्सन था जो उनकी इंफॉर्मेशन लीक कर देता है, उसको पकड़ने के लिए बाहुबली भागते हैं, राइट? अब वो जब भागते हैं ना तो उसके साथ वो भी नीचे कूद जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो वो जहां जिस एरिया से वो कूदते हैं वो एक प्लाटो का फॉर्म है। प्लाटो आपके इस फॉर्म में होता है, एक टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। वो ऊपर से फ्लैट होता है और नीचे से वो ऊंचाई पे खड़े होता है, फ्लैट टेबल टाइप होता है। तो ऐसे ही प्लाटोज जो है, आपने देखा होगा माइनिंग सबसे ज्यादा यही होती है, मिनरल्स आपको यहीं से मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी आपको मिलते हैं, इवन फॉरेस्ट भी मिलेंगे। इट मीन्स भले ही इनका परसेंटेज कम है, इवन देन दे ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्लेन्स भी हमको चाहिए, माउंटेन्स भी हमको चाहिए, प्लेटोज भी हमको चाहिए। They all are important, and percentage learn करना, it's very important children, because this year you are going to get questions in the MCQ form और ये पूछा जा सकता है। So now we have to begin with the another topic, that is land utilization। कि children जैसे land तो बहुत है, मैंने अभी बोला फाइनाइट है, ये बढ़ती नहीं है, लेकिन land पूरा देखा जाए तो बहुत है। अभी हम land को किस पर्पस से यूज करते हैं, क्या यूटिलाइजेशन है उनका, क्या हर जगह प्लेन्स है, क्या हर जगह रोड्स बनी हुई है, क्या हर जगह एग्रीकल्चर है, तो इसका भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है कि हम लैंड कहां कहां यूज करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी लैंड यूटिलाइजेशन, कि हम लैंड को कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक, लैंड यूटिलाइजेशन। What is the meaning of utilization, children? Utilization means uses. कहाँ land को use करते हैं? For what purpose land is used? For what purposes land is used?
So children, the first is forest. Children, सब जानते हो फॉरेस्ट क्या है, हिंदी में कहते हैं जंगल. फॉरेस्ट जहां से हमारा फ्लोरा फाउना सारी चीजें सपोर्ट लेती हैं. यहां से हमको टिम्बर भी मिलता है, रबर भी मिलता है, बहुत अच्छे लाइवलीहुड का एक सोर्स है उन लोगों के लिए जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं. So children, there is no need to explain much about forest. You all know very nicely. Now next is land not available for cultivation. Now what is the meaning of land not available for cultivation? Children, ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है. जैसे पहला हो गया बैरन लैंड. बैरन मीन्स खाली पड़ी हुई है, किसी यूज में नहीं आ रही, या तो उसने अपनी फर्टिलिटी को क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, और वो लैंड पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो. सच लैंड इज नोन एज बैरन लैंड. नाउ नेक्स्ट इज लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. ऑफ कोर्स अब जो लैंड हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो किस लिए यूज हो रही होगी, या तो बिल्डिंग बनी होगी, या कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, या रोड्स बने होंगे, तो इसलिए हम उस लैंड को यूज कर रहे हैं. सो दिस इज द सेकंड यूज. ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है, या तो वो बैरन पड़ी है, खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है, या दूसरा हमने जो आसपास देखते हैं रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, ये सब कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं. नाउ चिल्ड्रन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. ऐसी इनके अलावा और कौन सी अनकल्टिवेटेड लैंड है? एक्चुअली ये वो लैंड है जो फैलो लैंड को एक्सक्लूड करके चलती है. नाउ व्हाट इज फैलो लैंड? हम अभी थोड़ी सी देर में इसको कवर करेंगे. सो चिल्ड्रन, अब जैसे पास्चर्स है, हम लोग भी जैसे खाना खाते हैं, हमारे जो फाउना है उनको भी तो खाना चाहिए. काउज हैं, बफलोज हैं, शीप्स हैं, इनको क्या चाहिए, चारा चाहिए, तो इनको कहीं तो लेकर जाएंगे. ग्रेजिंग लैंड तो होगी. परमानेंट जो पास्चर होता है, कई ऐसे लोग होते हैं जो पास्चर्स अपने पास रखते हैं, एनिमल्स उनके पास होते हैं, घास चराने ले जाना पड़ता है, तो वो लैंड जो ग्रेजिंग के लिए यूज की गई हो. नाउ सेकंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज. चिल्ड्रन, आपने अपने आसपास देखा है ऐसी लैंड जहां पे ट्रीज लगे हुए हैं. आप जब जर्नी करते हो, ट्रैवल करते हो, रोड से बाय रोड करते हो ट्रैवल, तो आपने देखा है आसपास बाय ट्रेन भी अगर ट्रैवल करते हो तो आसपास बहुत ट्रीज दिखाई देते हैं. तो वो क्या है, वो ऐसी लैंड है जो अंडर मिसलेनियस ट्रीज है. ऐसी लैंड जहां पे अपने आप ही ट्रीज हो गए. अब पहले क्या थे, ट्रीज ही तो थे. पहले इतना कंस्ट्रक्शन तो होता नहीं था, इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, फैक्ट्रीज तो थी नहीं. अब बनने लगी है. वो कैसे बन जाती है, लैंड है, उन ट्रीज को साफ कर दिया और बना दिया. लेकिन उनके अलावा जो लैंड बचती है, ना तो वहां एग्रीकल्चर हो रहा है, ना वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है. ऐसी लैंड जो अपने आसपास आप देखते हो ट्रीज लगे हुए हैं. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज आई हैव गिवन दैट जब आप ट्रैवल करते हो बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस, अपने आसपास देखना आपको बहुत ट्रीज मिलेंगे रोड पे. तो ऐसी लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री होती है. तो चिल्ड्रन, अब थर्ड पार्ट इसमें है कल्चरेबल वेस्ट लैंड. ये कौन सी लैंड है? ऐसी लैंड जिसको आपने 5 साल से ज्यादा अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा हो. सच लैंड इज नोन एज कल्चरेबल वेस्ट लैंड. नाउ नेक्स्ट इज fallow land. Children, fallow land is further divided into two parts. Current fallow land and other than current fallow land. तो children, current मतलब अभी recently. तो ऐसी land जो आपने 1 से 1 साल या 1 से कम साल के लिए खाली छोड़ रखी है. अब children, खाली छोड़ रखी है, what does it mean? खाली क्यों छोड़ रखी है? एक्चुअली क्रॉप्स को ग्रो करते करते एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी को खो देती है. अब फार्मर्स क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए, जैसे करंट फैलो लैंड मैंने आपको बताया, 1 साल या 1 साल से कम के लिए उस लैंड को बिल्कुल छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, सो दैट सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स को वापस गेन कर सके. वो पीरियड सॉइल को ही दे दिया जाता है सो दैट सॉइल कैन गेन इट्स फर्टिलिटी.
अब चिल्ड्रन यही करंट फैलो लैंड दूसरी पार्ट में जो डिवाइड है वो है अदर देन करंट फैलो लैंड, मतलब वो लैंड जो 1 से ज्यादा साल तक के लिए, मैक्सिमम 5 इयर्स तक के लिए छोड़ दी जाए। किस लिए? so that soil can get its nutrients back, उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए, ऐसी लैंड होती है अदर देन करंट फैलो लैंड। सो चिल्ड्रन, फैलो लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। करंट फैलो लैंड इज तो 1 साल और उससे कम के लिए खाली छोड़ दिया जाए, एंड अदर देन करंट फैलो लैंड जो आपका 1 से 5 साल तक के लिए खाली छोड़ दी जाए। Now let's come to the next point, that is net sown area. Now children, the word net total भी कहते हैं हम इसको, ग्रॉस भी कहते हैं हम इसको। सो टोटल सोन एरिया। नाउ अनदर वर्ड कम्स, कई बच्चों को नहीं पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोन। थोड़ी सी घंटी बज गई होगी, मैम सोन मतलब क्या होता है? सोन मतलब जहां पर आप क्रॉप्स उगाते हो ऐसा एरिया। तो टोटल ऐसा एरिया जहां पे कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर होता है, दैट इज नोन एज नेट सोन एरिया। इंडिया में सबसे ज्यादा नेट सोन एरिया आपका पंजाब एंड हरियाणा में है, दैट इज 80% अराउंड। हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पंजाब एंड हरियाणा दोनों ही स्टेट्स पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। इट मीन सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है तो वहां पर नेट सोन एरिया भी ज्यादा होगा। सो नेट सोन एरिया ऐसा एरिया होता है जहां पर आप पूरे एक एग्रीकल्चरल ईयर में 1 से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, दैट इज नोन एज नेट सोन एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस इन अ ईयर, ऐसा एरिया जो आप 1 से ज्यादा बार क्रॉप्स उगाते हो उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बोला है, नेट मीन्स ग्रॉस एंड सोन की जगह व्हाट दे हैव यूज्ड क्रॉप्ड। सोन मतलब भी क्या होता है? क्रॉप को ग्रो करना, सो क्रॉप्ड, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। यहां पर आपका दूसरा एमसीक्यू रेडी होता है, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर नेट सोन एरिया? दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। Now third MCQ which we have prepared here about fallow land. What is current fallow land? ऐसी लैंड जो 1 साल या उससे कम के लिए खाली छोड़ी जाए, and other than current fallow land जो 1 से 5 साल तक के लिए खाली छोड़ दिया जाए। So children, हम इस तरीके से अपने लैंड को हमने बांट रखा है, हमने नहीं बांटा है, कुछ बटी हुई है और कुछ हमने बांटी हुई है। जैसे फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट भी देखो नेचुरल है लेकिन आजकल मैन मेड फॉरेस्ट भी होने लगे हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट फ्लोरा एंड फाउना। अगर हम फॉरेस्ट को बचा के रखेंगे, इनको नहीं हटाएंगे फॉर आर ग्रीड, जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि ग्रीड के लिए रिसोर्स नहीं है, और यहां हमने अपनी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट को रिमूव कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंडस्ट्री बनानी है, फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करनी है, रोड्स बनाना है, ये ह्यूमन मेड चीजों के लिए, हमने ह्यूमन ग्रीड के लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट को तबाह कर दिया है। अगर ये फॉरेस्ट नेचुरल रहते तो हमें ह्यूमन मेड फॉरेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ह्यूमन मेड फॉरेस्ट क्यों बन रहे हैं? In order to support natural vegetation, flora, fauna and the livelihood as well. Now children, next we studied land not available for cultivation. ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो कौन सी होगी? या तो वो खाली होगी या उस पे आपके रोड्स बने होंगे, बिल्डिंग्स बने होंगे, कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा। Now third is other uncultivated land. इसके अलावा और कौन सी लैंड है? या तो वो पेस्चर के लिए यूज हो रही है, ग्रेजिंग के लिए यूज हो रही है, या मिसलेनियस ट्रीज आपके लगे हुए हैं।
अपने आप ही जो नेचुरल ग्रोन ट्रीज होते हैं ना, जो अपने आप ही उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, वो वाली जमीन की बात हो रही है यहाँ। एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड, ऐसी लैंड जिसको 5 साल से ज्यादा के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया है, सच लैंड इज नोन एज, जिसपे कल्टीवेशन हो सकता है लेकिन आपने उसको वेस्टलैंड में कन्वर्ट कर दिया, 5 साल से ज्यादा के लिए छोड़ दिया। वो 5 साल आप कल्टीवेशन कर सकते थे ना, तो ऐसी लैंड भी है। Then fallow land, it is further divided into two parts, current fallow land, other than current fallow land. Then last but not least, we studied net zone area. So children, hopefully ये topic अच्छे से cover हो गया होगा. Now let's move on to the next topic, that is land use pattern in India. India में कैसे हम land का use करते हैं? So let's study about it. So children, land use pattern in India. इंडिया में किस पैटर्न से लैंड को यूज किया जाता है, क्या यूज है? तो चिल्ड्रन, जो लैंड का यूज जो है लर्नर्स, दैट इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स, वन इज फिजिकल एंड अनदर इज ह्यूमन. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, मैम व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर्स? ऐसे फैक्टर्स जिसको हम देख सकते हैं, ऐसे फीचर्स जिसको हम देख सकते हैं. So what are they? They are topography, climate, soil types. Now how physical factors determine the use of land? So children, topography means the study of land surface. Study of land surface means कि वहां particular area में कितना माउंटेन है, वैलीज है, रिवर्स है, क्या क्या वहां पर है, इन चीजों से लैंड का यूज डिटरमाइन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां का क्लाइमेट सपोर्टिव नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, तो क्या आप वहां पर एग्रीकल्चर कर पाएंगे? नहीं. तो ये लैंड डिसाइड कर रही है ना, मतलब कि क्या यूज किया जाना है वहां पर, कितना पार्ट आपका माउंटेन में है, कितना पार्ट आपका वैलीज में है, कितना पार्ट आपका रिवर्स में है. दिस इज नोन एज टोपोग्राफी. क्लाइमेट आई हैव टोल्ड यू, एंड सॉइल टाइप. मान लीजिए वहां की सॉइल कल्टीवेशन के लिए है ही नहीं, या किसी और जगह पे सॉइल इतनी अच्छी है कि वहां पे कोई भी कल्टीवेशन किया जा सकता है, कोई भी क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, ग्रो की जा सकते हैं. तो ये क्या है? सॉइल टाइप हो गया. तो चलो, लैंड का जो यूज है ना, वो फिजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, दोज फैक्टर्स व्हिच वी कैन सी. नाउ ह्यूमन फैक्टर्स. ह्यूमन फैक्टर्स मतलब हम सबसे कैसे लैंड का यूज डिटरमाइन हो सकता है. जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स कितनी है वहां पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी डिपेंड करता है. टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, वहां टेक्नोलॉजी कितनी पहुंच सकती है, क्या टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल होगी वहां, ये भी डिपेंड करता है ना. कल्चर एंड ट्रेडिशन, वहां का ट्रेडिशन क्या है, वहां का कल्चर क्या है, तो ये आपके सारे ह्यूमन फैक्टर्स में आते हैं. तो चलिए, जो यूज है ना लैंड का, जो पैटर्न है इंडिया में, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वन इज फिजिकल एंड अनदर इज human factors. In physical factors, topography, climate, soil types. जिन बच्चों की घंटी बज गई होगी कि मैम टोपोग्राफी मतलब क्या है, लिखा हुआ है study of land surface. Then human factors, what comes in human factors? Population, जनसंख्या, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कि क्या वहां पर टेक्नोलॉजी इजीली पहुंच सकती है, इजीली अप्रोचेबल है. The next culture and tradition, वहां के ट्रेडिशन कैसा है, कल्चर कैसा है, ये आपके ह्यूमन फैक्टर्स में आते हैं. चिल्ड्रन, हम सब 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये हमने 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है. अब चिल्ड्रन, ये जो पूरा इंडिया का एरिया है, ये 93% तो हमको पता है, उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि इतने एरिया का 93% हम यूज कर रहे हैं और इन चीजों के लिए अवेलेबल है. नाउ द क्वेश्चन कम्स, मैम ये 7% कहाँ गया? तो ये 7% जो डेटा है वो अभी तक सर्वे नहीं हुआ है. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हो सकता है कि वो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके पास हमारा कुछ पार्ट हो लैंड का, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे भी आप देखो कुछ पार्ट हमारा जो लैंड का है उसका सर्वे नहीं हुआ है, बिकॉज हम वहां पर आसानी से पहुंच नहीं सकते. दूसरा, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज देख लीजिए आप सारी, उनके आसपास भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, एरियाज ऐसे हैं जो सर्वे नहीं किए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया.
एंड थर्ड रीजन क्या हो सकता है, कुछ एरिया इतने ऊपर तक है जहां पे आप इतनी इजीली जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, इसलिए वो डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो वो 7% लैंड हमारी ऐसे चली गई है। एंड 93% जो लैंड है हमारी इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने अभी 1-2 मिनट पहले ही पढ़ा था। फॉरेस्ट के रूप में है, बैरन लैंड है, कल्टीवेटेड लैंड है, नेट सोन एरिया है, फैलो लैंड की उसमें। तो ये था पूरा आपका 93% डेटा। नाउ वी हैव टू स्टडी चिल्ड्रन। अभी तो हमने ये समझ लिया कि लैंड कैसा रिसोर्स है, कितनी जमीन है, कहाँ कैसे बांटी गई है, कितना का डेटा हमको पता है, कितने का डेटा हमको नहीं पता है, कैसे कैसे लैंड को हम यूज करते हैं, किन फैक्टर्स पे लैंड का जो यूज है वो डिपेंड करता है, डिटरमाइन करता है। अब हमको पढ़ना है कि ये जो लैंड है, इतना अच्छा ब्यूटीफुल रिसोर्स है हमारे पास, हम उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यहां फिर से वो गांधी जी वाली एक पॉइंट आ जाता है। गांधी जी ने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। तो हमने जो अपनी ग्रीड है, लालच है, उसके लिए लैंड को कैसे डिग्रेड कर दिया है और हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। So children, let's move on to our next topic. So children, before moving on to the topic that is land degradation, let's study कि जो हमने भी लैंड पैटर्न पढ़ा है इंडिया में, कि किस पैटर्न से लैंड को हम यूज करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। What are the problems in India with the land use pattern? हम पैटर्न अभी पढ़ चुके हैं, अब उस पैटर्न में क्या प्रॉब्लम्स है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो चलिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो परमानेंट पैस्चर, जैसा कि हमने अभी 1 मिनट पहले डिस्कस किया है, परमानेंट पैस्चर मतलब जो अपने कैटल को ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, जिनका परमानेंट पैस्चर है, जिनके अपने एनिमल्स है, उनका जो एरिया है ना, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, वो डिक्रीज हो गए हैं। अच्छा, क्यों डिक्रीज हुए हैं? वहां पर क्या हो गया, या तो उन्होंने खेती स्टार्ट कर दी। अब पता है लोगों को क्या करना पड़ता है, जिनके पास कैटल होता है, वो एक जमीन का अलग से पीस ऑफ लैंड, टुकड़ा जो है, उस पे वो सिर्फ ग्रास ही ग्रो करते हैं, सो दैट देयर कैटल कैन सर्वाइव। तो जो परमानेंट पास्चर है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। क्यों हुआ है? बिकॉज हमारी ग्रीड ही इतनी है, हम इतने ग्रीडी हो चुके हैं कि हमारे को इंडस्ट्रीज भी चाहिए, फैक्ट्रीज भी चाहिए, फैसिलिटीज भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, नेचुरल वेजिटेशन जो हमारा है वो कम होता चला गया। आज हम इस पॉइंट पे हैं कि हमको वो नेचुरल ना होके ह्यूमन मेड हो गई है। फॉरेस्ट अब हम खुद बनाने लगे हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड अब हम खुद बनाने लगे हैं। Why? This is a main problem with the land use pattern in India. Now second is, जो हमारा नेट सोन एरिया है वो एक स्टेट में अलग है, तो पता चला दूसरे स्टेट में अलग है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो पंजाब हरियाणा है 80% नेट सोन एरिया है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी आप अरुणाचल प्रदेश में देखो, मणिपुर में देखो, मिजोरम में देखो, वो सिर्फ 10% पे आके रुक जाता है। नाउ व्हाट इज द रीजन? हो सकता है यहाँ वही फिजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जो हमने अभी पढ़े थे। वहां का क्लाइमेट फेवरेबल ना हो, वहां की सॉइल फेवरेबल ना हो, देयर कैन बी एनी ऑफ द रीजन। सो यहाँ एक तरफ तो 80% नेट सोन एरिया हो रहा है, टोटल सोन एरिया जहां पे हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ 10%। तो जो एक नेट सोन एरिया है वो एक स्टेट और दूसरे स्टेट में वैरी करता है, डिफरेंट है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स। नाउ थर्ड इज forest area. Children, recently we have talked about forest area. As per the National Forest Policy 1952, हमारे पास 33% कम से कम है, ये भी कम से कम है। 33% जो लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया में होना चाहिए, हमारे पास तो ये भी नहीं है। Why is it so? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 18% रह गया है।
इट मीन्स ये कम से कम तो इन्होंने डेडलाइन दे रखी है कि अगर इतनी नहीं होगी तो आपका पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, उन लोगों की लाइवलीहुड पे इफेक्ट करेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड? लाइवलीहुड मीन्स रोटी कपड़ा मकान। क्योंकि चिल्ड्रन हमको भी मालूम है कुछ पॉपुलेशन हमारी फॉरेस्ट के आसपास उनके बॉर्डर पे रहती है, उनकी रोजी रोटी फॉरेस्ट से ही चलती है, और हमने क्या किया, फॉरेस्ट को क्लीन कर दिए। क्यों कर दिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, रोड्स एक्सेट्रा। तो चिल्ड्रन यहां पर इन्होंने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 एक्ट के अकॉर्डिंग 33% लैंड आपकी फॉरेस्ट एरिया में होना चाहिए, और हमारे पास 18% ही है, जिसकी वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो चुका है, एक्सप्लॉइट हो रहा है। इवन मिलियंस, हजारों करोड़ों लोगों की लाइवलीहुड भी इफेक्ट कर गई है इन चीजों से। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है चिल्ड्रन? हमारे कुछ प्रॉब्लम जो लैंड पैटर्न के साथ है वो है वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड मतलब रॉकी एरियाज, एरिड एरियाज, डेजर्ट एरियाज। नाउ व्हाट इज रॉकी? पथरीला, जहां आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, जहां कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, तो वो तो वेस्ट लैंड होगी ना हमारे लिए, फालतू पड़ी हुई है, उस पर कुछ हो ही नहीं सकता। नाउ एरिड, एरिड मतलब जहां आप खेती नहीं कर सकते, जहां आपकी वो जो लैंड है आपको कहीं से भी फेवर नहीं दे रही है कि आप वहां कल्टीवेशन कर सको, वहां पे वाटर नहीं है, वहां पे सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं है। एरिड रीजन है, बिल्कुल एरिड इन द सेंस हम कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल नहीं है। नाउ डेजर्ट, ऑफ कोर्स, अब आप डेजर्ट में क्या करने जाओगे? कुछ नहीं, वो सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस के लिए अच्छा है, बट वो भी एक फालतू पड़ा हुआ है। तो हमारे इंडिया में ये वेस्ट लैंड बहुत है। नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट प्रॉब्लम कि हमारी जो लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ज्यादा यूज होती है। हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो चुका है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन, देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर। तो लोग अब क्या प्रेफर कर रहे हैं कि अपनी जमीन बेच देते हैं जहां पर आप कल्टीवेशन कर सकते हो। बेच दी, किस लिए बेची? या तो स्कूल कंस्ट्रक्ट करना है, या कॉलेज बनाना है, या आपको कुछ और चीज वहां पे कंस्ट्रक्ट करना है, हॉस्पिटल ही बनाना है, या रेलवे ट्रैक जाना है, या रोड ही बननी है। तो हमने एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस ना देके इन चीजों को प्रेफरेंस दे दी। नाउ चिल्ड्रन आप सोच रहे हो कि वेस्ट लैंड रॉकी एरियाज है, तो रॉकी एरियाज में ना आप इस लैंड पे स्कूल कॉलेजेस भी नहीं बनाओगे। रीजन बिहाइंड, यहाँ इन एरियाज में कोई रहता ही नहीं। अब डेजर्ट एरिया है, आप सोच रहे हो कि मैम चलो कल्टीवेशन नहीं कर सकते तो कम से कम हम फैक्ट्री तो बना लें, इंडस्ट्री तो बना लें, कॉलेज तो बना लें, स्कूल बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ये सब कंस्ट्रक्ट करने के लिए रहना भी तो जरूरी है, और यहाँ तो सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। पथरीले जो जमीन होगी वहां कौन जाके रहेगा? डेजर्ट एरिया में कौन जाके रहेगा जहां पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? जब ये फैसिलिटी नहीं है, कोई रहेगा नहीं, तो इन चीजों को कंस्ट्रक्ट करने का कोई फायदा नहीं। सो चिल्ड्रन हियर गोज द क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर योर नेक्स्ट जोन एरिया, एंड अनदर एमसीक्यू क्वेश्चन कि एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 कितना लैंड हमको फॉरेस्ट एरिया में चाहिए? दैट इज 33%. So these are some of the problems in India with the land use pattern. Now we will move on to the next topic, that is land degradation and its conservation. So learners, now we have to study land degradation. So the question arises, what is the meaning of degradation? किसी भी चीज का कम होना, डिग्रेड होना, क्वालिटी गिर जाना, that is known as degradation. Now children, क्या कॉजेज हैं? तो सबसे पहले तो ये देख लो कि लैंड को सबसे ज्यादा यूज करने वाले भी ह्यूमन हैं। तो सबसे बड़ा कॉज जो लैंड डिग्रेडेशन का है तो वो ह्यूमन बीइंग्स है। चलो 95% हमारी जो बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये हमें कहां से मिलती है? वी पीपल गेट फ्रॉम लैंड। अब ये हवा में तो उड़ती नहीं है, या हम हवा में तो उड़ते नहीं है कि हमको ऊपर से मिलता हो, हम भी लैंड पे रहते हैं और ये चीजें भी हमको लैंड से ही मिलती है।
तो जब हम अपनी बेसिक नीड्स जो कि 95% है, जब हम इन्हें फुलफिल करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लैंड का यूज करेंगे। और जब भी हम किसी चीज का ज्यादा यूज करते हैं पर वो डिग्रेड होती है, डिप्लीट होती है, कम होती चली जाती है। तो एक तो कारण यही है कि हमारी जो नीड्स है उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। अब चिल्ड्रन, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिनकी वजह से डिग्रेडेशन होता है लैंड का? तो द फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। अब दिमाग में ना घंटी बजी होगी, कई बच्चों को नहीं पता होगा कि मैम डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना। अब हम पेड़ों को क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी डिमांड फुलफिल करनी है। अब डिमांड जैसे लकड़ी से तो बहुत सारी चीजें बनती है, और लकड़ी के लिए तो आपको काटना पड़ेगा ना पेड़ों को, क्योंकि वुड हमें कहां से मिलती है? ट्रीज से मिलती है। अब और भी चीजें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को ही हटाते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? हमें कंस्ट्रक्शन करना है, रोड बनाना है, आपकी बिल्डिंग्स बनाना है, तो इन चीजों के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है। हमें डिमांड्स को क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन होगा, फॉरेस्ट हटाए जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब जो हमने पढ़ा था कि हमारा पैस्चर है, लाइव स्टॉक है। चिल्ड्रन देखो, गुजरात, एमपी, राजस्थान, ये ऐसी जगह है जहां पे आपके पैस्चुरलिस्ट ज्यादा रहते हैं। उनका जो लाइफ स्टॉक होता है उनको वो चराने के लिए लेके जाते हैं। अब जब एनिमल्स घास खाने के लिए जाते हैं, चरने के लिए जाते हैं, ग्रेज करने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? ऊपर ऊपर की घास ना खा के पूरी घास को ना जड़ से ही निकाल देते हैं। अब जब प्लांट की जड़ ही नहीं रही तो क्या दोबारा वहां ग्रास उगेगी, ग्रो करेगी? नहीं करेगी। तो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वहां की पूरी घास को उखाड़ के खा लेते हैं। तो ये क्या हो गया? ओवर ग्रेजिंग हो गई। ओवर ग्रेजिंग, अब इसका कनेक्शन लैंड से कैसे है? चिल्ड्रन, जो ग्रास है ना वो सॉइल को पकड़ के रखती है। अब जब ग्रास को आप जमीन से ही उखाड़ दोगे तो जो सॉइल है वो लूज हो गई ना। अब जो सॉइल लूज हो गई, या तो वो हवा से उड़ जाएगी, सॉइल इरोड हो जाएगी, या पानी आएगा, रेनफॉल आएगी तो पानी से बह जाएगी। तो क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा, और सॉइल इरोजन होगा तो लैंड डिग्रेडेशन डेफिनेटली होना है। तो ऐसे हमारा ओवरग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट, ओवर माइनिंग। अब ओवर माइनिंग क्या? देखो चिल्ड्रन, कोई भी चीज लिमिटेड और एक सीमित में अच्छी लगती है। जब वो अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस कर देती है और उसको ज्यादा यूज करते हैं तो वो खराब हो जाती है। इन द सेम वे माइनिंग ठीक है, एक हद तक तो चलती है। आप माइनिंग इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो माइनिंग जरूरी है, हमको चाहिए। लेकिन ओवर माइनिंग, हद से ज्यादा माइनिंग करना, ये तो लैंड को खराब करना हो गया। जैसे आपके एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, सबसे ज्यादा माइनिंग इन स्टेट्स में होती है, और यहाँ लैंड क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है। जितना ज्यादा माइनिंग करोगे उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सब कुछ गायब होने लगेंगे सॉइल से। ना चिल्ड्रन, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मतलब, इरिगेशन तो ठीक है, पानी बहुत जरूरी है क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। अब पंजाब और हरियाणा और यूपी जैसे स्टेट्स में क्या होता है? बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, कल्टीवेशन होता है। अब उस कल्टीवेशन में क्या होता है? पानी ज्यादा लगता है। सॉइल जब ज्यादा पानी लेगी तो सॉइल भी खराब होगी, और ऐसे ओवर इरिगेशन क्या करती है? हमारी लैंड को डिग्रेड करती है। नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट इज क्वेरिंग। अब क्वेरिंग किसको कहते हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप रॉक को, सैंड को, ग्रेन्यूल्स को या ग्रेवल्स जो होते हैं उन सबको, या अदर मिनरल्स जो हैं, आप उन सबको क्या कर देते हो? रिमूव कर देते हो। कहां से कर देते हो? फ्रॉम ग्राउंड। क्यों करते हो? इन ऑर्डर टू यूज देम, ताकि हम उसको यूज कर सके। किस लिए यूज कर सके?
मटेरियल को प्रोड्यूस करने में, और वो मटेरियल कहाँ यूज होता है? आपके कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में। फिर से देखिए, क्वारिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रॉक, सैंड और अदर मिनरल। कहां से? लैंड सरफेस पे से, ग्राउंड पे से। और हम इसको रिमूव क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू यूज एंड टू प्रोड्यूस मटेरियल। अब किस टाइप का मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए? जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, जो अदर चीजों में यूज होता है, तो इसको कहते हैं क्वेरिंग। जब आप लैंड पे से मिनरल्स हटा दोगे, रॉक्स हटा दोगे, सैंड हटा दोगे, तो बचेगा क्या लैंड पे? तो लैंड की क्वालिटी तो डेफिनेटली डिग्रेड होना तय है, वो डिग्रेड होगी। So children, these are some of the causes of land degradation. और इन causes के पीछे अगर कोई है, so they are human beings. क्योंकि human beings की लालच कभी खत्म नहीं हो रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, दिन पे दिन। अब आजकल देखो, सब कहते हैं पेपर वर्क कम करो। अच्छा, ऐसा क्यों है? ये क्यों बोला जा रहा है कि पेपर वर्क नहीं होना चाहिए, सारा डिजिटल वर्क होना चाहिए? क्योंकि पेपर कहाँ से मिलता है, कहाँ से बनता है? उसके लिए फॉरेस्ट को यूज किया जाता है, पेड़ों को यूज किया जाता है। अब जितना ज्यादा पेपर यूज करेंगे, उतने ज्यादा पेड़ों को भी काटा जाएगा, और क्या हो जाएगा? डिफॉरेस्टेशन। So children, we all are our own future. हम अपना खुद का फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर हमारे ही हाथ में है। So रिसोर्सेस को हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूज करना है, मैनेज करके चलना है। हमें माइनिंग भी मैनेज करके चलनी पड़ेगी, ग्रेजिंग भी मैनेज करके चलनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा, इवन इरिगेशन को भी मैनेज करना पड़ेगा। सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन अगर आप इनको ओवर करोगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। और हार्मफुल क्या है? कि लैंड क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है। अब चिल्ड्रन, इसको हम कैसे कंजर्व करें? क्या कर सकते हैं? जैसे मैं अभी अभी कह रही थी, पेपर वर्क को रिड्यूस करें सो दैट ट्रीज नहीं काटे जाएंगे। आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं, डिजिटली वर्क करें, राइट? आप माइनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ मेजर्स हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट द मेजर्स to control land degradation. So now children, we have to study measures to control land degradation. ऐसा हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि जो हमारी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, इसको हम डिग्रेड होने से बचा सकें। क्योंकि चिल्ड्रन, अगर हमने आज इसको सेव नहीं किया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। जो चीजें हमने यूज करी है, हो सकता है उनके लिए वो बचे ही ना। एंड वी पीपल नो वेरी वेल कि उनके बिना गुजारा या सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। सो वी हैव टू कंजर्व लैंड। नाउ हाउ? लेट्स टॉक अबाउट इट। So first is afforestation. Afforestation, what does it means? हमने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा कि हम फॉरेस्ट काट रहे हैं। एफॉरेस्टेशन मतलब होता है मोर प्लांट्स को ग्रो करना, ट्रीज को ग्रो करना, फॉरेस्ट को बढ़ाना। इट इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। तो चिल्ड्रन, जो हमने फॉरेस्ट को कट किए हैं, क्लीन किए हैं फॉर आवर पर्पसेस, अब हमको ये कोशिश करना है कि वो वापस से ग्रो हो। क्योंकि वी पीपल रिक्वायर 33% ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करो। राइट नाउ नेक्स्ट इज ग्रेजिंग। मैंने अभी अभी बताया कि ग्रेजिंग को क्यों ना हम थोड़ा सा मैनेज करके चले। अभी जो ग्रेजिंग ग्राउंड है, कहीं पे भी लाइव स्टॉक को ले जाते हैं चराने के लिए, और लाइव स्टॉक फिर वहां से घास को उखाड़ के फेंक देते हैं। तो क्यों ना एक पर्टिकुलर ग्रेजिंग ग्राउंड्स बना दिए जाए, राइट? तो वो वही ले जाएंगे, वही मैनेज किया जाएगा। मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन भी होती है कि वहां ग्रास को जड़ से उखाड़ा जा रहा है, रूट को उखाड़ के ही फेंक दिया गया है ग्रास की, तो वो वापस से लगाई जा सकती है, प्लांट हो सकती है। तो इस तरीके से हम ग्रेजिंग को मैनेज कर सकते हैं कि हम और ग्रेजिंग ग्राउंड्स बना दें, और पर्टिकुलरली वो ग्रेजिंग ग्राउंड्स ही रहे आपके। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन माइनिंग। चिल्ड्रन, ये नहीं बोल रहे हैं कि माइनिंग को खत्म करो,
बिकॉज इट इज द नीड ऑफ एन आवर. उसके बिना काम भी तो नहीं चलना है. हम कैसे सरवाइव करेंगे? सो इमेजिन करो हमारी फ्यूचर जनरेशन कैसे सरवाइव करेगी. सो दैट इज व्हाई माइनिंग को कंट्रोल करके चलो. अब इसको आप अपना एक बिजनेस मत बनाओ, प्रॉफिट पर्पस मत बनाओ इसको कि आपको यहां से ही प्रॉफिट कमाना है. बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको प्रॉफिट ही कमाना होता है, तो ले माइनिंग करते ही रहते हैं और लैंड डिग्रेड हो रही है. तो उसको कंट्रोल करो. नाउ नेक्स्ट, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस. अब चिल्ड्रन, सैंड ड्यून्स मतलब होता है रेत के पहाड़. अब ये रेत के पहाड़ से हम क्या कर सकते हैं? इनकी जो सैंड है उड़ जाती है, विंड से उड़ती चली जाती है और ये सैंड ड्यून्स कम होते चले जाते हैं. उसके लिए क्यों ना आसपास हम थॉर्नी बुशेस बना दें, लगा दें. तो क्या होगा, जब हवा चलेगी तो वो बुशेस के सहारे, उसके सपोर्ट से वो सॉइल वहीं गिर जाएगी, रुक जाएगी. So this is also the good step. Now next, proper management of wasteland. Children, हमने अभी पढ़ा था wasteland like रॉकी एरिया है, पथरीला एरिया है, एरिड रीजन है, डेजर्ट एरियाज है. तो क्यों ना हम इसको ऐसा कोई टेक्निक बनाएं, टेक्नोलॉजिकली अप्रोचेबल कर दें कि यहाँ जो वेस्टलैंड पड़ी है तो हम उसको कहीं ना कहीं यूज में ले आए. राइट, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ स्टेप जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन रोक सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और वेस्ट. नाउ चिल्ड्रन, हमने अक्सर देखा है इंडस्ट्रीज तो सेटअप हो जाती है, फैक्ट्रीज भी बन जाती है, उससे निकलने वाली गंदगी या तो रिवर में बह रही होती है या हम लैंड पे डाल देते हैं. तो हम वो डंप यार्ड क्यों नहीं बनाते हैं? पर्टिकुलर डंप यार्ड्स का कंस्ट्रक्शन किया जाए और उसको नदियों में या लैंड पे फेंकने की बजाय व्हाई डोंट वी थ्रो दैट पर्टिकुलर वेस्टेज इन दी डंप यार्ड, सो दैट नेचर भी बचा रहेगा और लैंड भी डिग्रेड नहीं होगी, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, जिसको हम लैंड पॉल्यूशन कहते हैं. चलिए, एक और तरीका है जो हम यहाँ सैंड ड्यून्स की बात कर रहे थे, थॉर्नी बुशेस को ग्रो करने की बात कर रहे थे, एक और है प्रोटेक्शन सेल जिसको हम कहते हैं बेल्ट्स. इट इज ऑल्सो नोन एज शेल्टर बेल्ट्स. जैसे हम खेती कर रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा खेत में जब क्रॉप्स ग्रो होते हैं तो अक्सर फार्मर्स उसके चारों तरफ पेड़ बना देते हैं, पेड़ लगा देते हैं. ऐसे पेड़ लगे हुए देखेंगे आपको, राइट. अगर पेड़ नहीं होंगे तो आप देखिए लंबी लंबी इस टाइप की ना घास लगी हुई होती है, यहाँ पे घास लगा देंगे. ऐसा क्यों है कि जब वो पानी दे उन खेतों में या जब भी पानी बरस जाए, रेनफॉल हो, तो वो सॉइल ना बहते हुए ना जाए, तो वो सॉइल इन पेड़ों के सहारे यहीं रुक के रह जाएगी, सॉइल इरोड नहीं होगी. और अगर सॉइल इरोड नहीं होगी तो लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा. इवन फार्मर्स ना क्यारियां भी बना देते हैं, छोटा छोटा सा पहाड़ टाइप का दिखता है वो सॉइल का, राइट. और उसी लाइन में वहां पर आप देखो क्रॉप्स यहाँ ग्रो किए जाते हैं इन एरियाज में. तो चलो, ये क्यारियां क्यों बनाई जाती है कि जब पानी जाए तो वो पानी ना वहीं रहे और सॉइल को लेकर ना गुजरे, तो सॉइल वहीं रहेगी, सॉइल बहेगी नहीं आपकी. तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं जिनको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स. इनको शेल्टर बेल्ट्स या प्रोटेक्शन बेल्ट्स बोला जाता है क्योंकि ये हमारी सॉइल को वहीं प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सॉइल को बहने नहीं देते हैं. और यहाँ थॉर्नी बुशेस के हेल्प से सॉइल जो है, सैंड जो है, वो उड़ के नहीं जाती है, उड़ती नहीं है, वहीं रहती है, वहीं टकराकर वहीं गिर जाती है वापस. तो ये कुछ मेजर्स हैं लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए. एंड चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. समझ में आ गया होगा, वीडियो देखते रहिएगा. बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो प्लीज be connected to my channel, stay tuned to my channel and keep sharing my channel. उन बच्चों से जो अभी 9th 10th स्टैंडर्ड में हैं, so that they can also score more, वो अच्छे से स्कोर कर ले. एंड चिल्ड्रन, कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स. मैं कोशिश करूंगी आपकी वो क्वेरी को सॉल्व कर दूं. टिल देन, बाय बाय लर्नर्स,
टेक केयर।